हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अगेन मुझे पता है आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है एग्जाम का, और उस प्रेशर को मैं दोबारा से थोड़ा सा रिलीफ करने आया हूं। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन और रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया था। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, पांचों हेड में बताऊंगा आपको: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीसीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेटा जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं अगर आपको कर लेते हैं तो आपके 80+ मार्क्स 100% आएंगे, और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद आपके साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सैलरी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी के चैप्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो बाद में आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इसकी पीडीएफ फाइल किसी बच्चे को नहीं मिलेगी, इसलिए बच्चों को नोट डाउन करना होगा जितनी चीजें मैं बताऊंगा। तो सैलरी चैप्टर के अंदर बेटा अगर हम देखें, मुझे किसी एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है, तो सैलरी लेनी होगी, अलाउंस लेना होगा, परक्यूसिट्स लेना होगा। ये तीनों चीजें मैं प्लस करूंगा। बेटा अभी नोट डाउन नहीं करना आपको, मुझे पता है आप ऑनलाइन देख रहे हैं, पर अभी नोट डाउन नहीं करना है। पहले आप समझ लो और फिर दोबारा से आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर नोट डाउन करेंगे। सैलरी, अलाउंस, परक्यूसिट्स, अगर आप तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी आपके पास आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी में से हमें दो डिडक्शंस अलाउड है। सैलरी के चैप्टर में कितनी डिडक्शंस अलाउड हैं? दो। पहली एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि 16(2)(i) के अंदर मिलेगी, दूसरी प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस की अगर बात करें तो पता है आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस? अंशी, एंटरटेनमेंट अलाउंस का प्रोविजन पता है आप लोगों को? तो देखो बेटा, सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस लेने जा रहा हूं, और एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि ये अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ओनली किसके लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो बेटा अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन साइलेंट होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो आप कौन सा एम्प्लॉय ट्रीट करके चलोगे? एनी अदर एम्प्लॉय। और उस केस के अंदर ये अलाउंस क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। उस केस के अंदर ये अलाउंस क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उस केस के अंदर क्या होगा? 3 लिमिट है, उसमें जो मिनिमम होगा वो पैसा आपका क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट होगा क्या? नहीं सर, उसकी मिलेगी डिडक्शन। उसकी क्या मिलेगी? डिडक्शन। कौन से सेक्शन में? 16(2)(i) के अंदर। तो कितनी डिडक्शन मिलेगी? पहला, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, कितना पैसा आपको रिसीव हुआ? नंबर 2, 20% ऑफ सैलरी। और बेटा आपका पेपर एमसीक्यू है तो आपको सैलरी का मीनिंग पता होना चाहिए। सैलरी का मीनिंग क्या है? बेसिक पे। सैलरी का कितना परसेंट लेना है? 20% लेना है। इस सैलरी का कितना परसेंट? 20%। थर्ड है हमारे पास 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए, विच एवर इज लेस। इन तीनों में जो लेस होगा, इन तीनों में जो लेस का मतलब लोअर होगा, उस पैसे की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। उस पैसे की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? तो ये पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स। अब प्रोफेशनल टैक्स में देखो जी क्या होगा, मैं चार्ट बना देता हूं, आप मेरे साथ वो चार्ट बना लेना। प्रोफेशनल टैक्स, सर जो ये पे करेगा प्रोफेशनल टैक्स, या तो एम्प्लॉय पे करेगा या एम्प्लॉयर पे करेगा। अगर एम्प्लॉय ने पे किया तो उसे डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16(3)(i) के अंदर। और अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो दो बातें होंगी। पहले हम इसे ऐड करेंगे ग्रॉस सैलरी में,
पहले हम इसे ग्रॉस सैलरी में क्या करेंगे, ऐड, और उसके बाद हम इसे लेस करेंगे मतलब इसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16(3)(i). तो बस आपके एग्जाम में इतना सही आएगा, या तो प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया होगा, एम्प्लॉय ने, या तो किसने पे किया होगा बेटा, एम्प्लॉयर ने, या तो एम्प्लॉयर ने पे किया होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देख बेटा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान से देखें बेटा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पे 2000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया है, 3000 रुपीज। एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया, लिखा हुआ ना 2000 वॉज पेड हिज एम्प्लॉयर, 2000 रुपए एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, और यहां पे लिखा है जबकि प्रोफेशनल टैक्स पेड कितना है, 3000। तो पहले क्या करेंगे, 2000 रुपए जो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है वो प्लस हो जाएगा, 2000 रुपए जो एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद आपको अंडर सेक्शन 16(3)(i) के अंदर क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। कितने की डिडक्शन मिलेगी, 3000 रुपीज की। कितने की डिडक्शन मिलेगी, 3000 रुपए की। जबकि इसमें पे कितना किया है एम्प्लॉयर ने, 2000। हमें 3000 रुपए की डिडक्शन क्यों मिली है, हाँ जी, क्योंकि सर यहाँ पे एम्प्लॉयर ने 2000 रुपए दिए और एम्प्लॉय ने कितने दिए, 1000 रुपए एक्स्ट्रा। एम्प्लॉय ने कितने दिए, 1000 रुपए एक्स्ट्रा, तो टोटल यहाँ पे 3000 रुपीज की डिडक्शन मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पे 2 टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। एक मैंने आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस बता दिया जो कि ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में है, और एक मैंने आपको प्रोफेशनल टैक्स बता दिया। ठीक, अब मैं लेने जा रहा हूं सैलरी के अंदर। तो सैलरी के अंदर हमारे एग्जाम में एचआरए पूछा जा सकता है। एचआरए आप सबको पता ही है, हाउस रेंट अलाउंस। तो देखो एचआरए का प्रोविजन क्या है बेटा, एचआरए का प्रोविजन क्या है, जो कि सेक्शन 10(13) कैपिटल ए के अंदर लिखा है, और जो इसकी कैलकुलेशन है वो रूल 2 कैपिटल ए के अंदर बता रखी है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो एचआरए के केस के अंदर क्या होगा कि सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो सकती हैं और अदर सिटी हो सकती है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मतलब डीएमकेसी। डीएमकेसी क्या है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो बेटा 3 लिमिट है, एचआरए रिसीव्ड नंबर 1 लिमिट, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 50% ऑफ सैलरी। तो यहां पे भी सैलरी का क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग है। सैलरी का यहां पे क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग। सैलरी का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, बेसिक सैलरी आपको लेनी है, आपको डीए लेना है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, आपको कमीशन लेनी है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर अदर सिटी की बात करें तो पहला और दूसरा प्रोविजन सेम है, बस 50% की जगह कितना है, 40%। जो इन तीनों में सबसे कम आएगा वो पैसा आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। वो पैसा क्या हो जाएगा बेटा, आपका एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। और टैक्सेबल कैसे निकलता है, तो बेटा एग्जाम में ये ध्यान रखना है, हमसे एग्जम्प्ट अमाउंट पूछा गया है, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, एग्जम्प्ट पूछा है या टैक्सेबल पूछा है, क्योंकि ये पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2017 का पेपर है, जिसमें क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होते 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एग्जम्प्ट पूछ रहा है या टैक्सेबल पूछ रहा है। अगर एग्जम्प्ट पूछेगा तो तीनों में से जो लेस होगा वो पैसा एग्जम्प्ट होगा। अगर टैक्सेबल पूछा तो रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, बैलेंस जो आएगा वो टैक्सेबल होगा। समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एचआरए की जब आप कैलकुलेशन करें तो वहां पे आप ध्यान रखें, सैलरी यहां पे ड्यू बेसिस में ली जाएगी। सैलरी यहां पे किस बेसिस पे ली जाएगी बेटा, ड्यू बेसिस पे। एडवांस सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी आपको नहीं लेना है।
एडवांस सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी आप लोगों को नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? और क्या बोला है? अजम्पशन इज नॉट अलाउड इफ एम्प्लॉय लीव्स हिज ओन हाउस। अगर एम्प्लॉय अपने खुद के घर पे रह रहा है तो ये अजम्पशन उसको नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अजम्पशन कब मिलनी है? जब वो रेंट पे कर रहा होगा, तो ये अजम्पशन कंप्लीट होती है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपके एग्जाम में जो आ सकता है वो ग्रेच्युटी के रिगार्डिंग आ सकता है। ग्रेच्युटी पूछा जा सकता है। और ग्रेच्युटी क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। दोबारा रिपीट करूंगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो फुल्ली क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। बात समझ में आ रही है? अगर एनी अदर एम्प्लॉय है तो आपको ये चेक करना होगा कि वो कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है या नहीं। अगर वो कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो पैसा क्या कर दिया जाएगा? एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो पहली लिमिट क्या है? एचआरए रिसीव्ड। पहली लिमिट क्या है? एचआरए रिसीव्ड। और तीसरी लिमिट देखोगे 10 लाख। दूसरी में आपको क्या करना है? लास्ट ड्रॉन सैलरी कि लास्ट मंथ में, बेटा आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि लास्ट मंथ में उसे सैलरी कितनी मिली थी। आपको पूरे साल की सैलरी नहीं लेनी है, आपको बस क्या कौन सी सैलरी लेनी है? जो लास्ट मंथ में, लास्ट महीने में उसको सैलरी मिली थी, बस वो सैलरी लोगे। क्या समझ में आया? कि जो लास्ट मंथ के अंदर सैलरी मिली थी बस वो सैलरी लेनी है, प्लस डीए लेना है। डीए यहाँ पे फुल लेना है आपने, जितना भी डीए मिला वो सारा का सारा आपने डीए लेना है, वो भी लास्ट मंथ का। मल्टीप्लाई में क्या करना है? 15 अपॉन में 26। 15 अपॉन में 26 मल्टीप्लाई में क्या करना है? कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस प्लस एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मतलब अगर 26 साल 6 महीने काम किया है तो मल्टीप्लाई में 26 साल आएगा। पर अगर 26 साल 6 महीने 1 दिन तो 27 ईयर्स आएगा। 6 महीने से ज्यादा हो गया तो वो फुल ईयर काउंट किया जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है? एलडीएस। एलडीएस का मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई में 15 अपॉन 26 मल्टीप्लाई में कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस प्लस एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इन तीनों में जो लेस आएगा वो पैसा एग्जम्प्ट होगा। टैक्सेबल कैसे निकलेगा? रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट टैक्सेबल आता है। एग्जामिनर ने आपसे एग्जम्प्ट पूछा है या टैक्सेबल पूछा है, इस बात का ध्यान रखें एमसीक्यू पेपर के अंदर। बाकी एनी अदर एम्प्लॉय में क्या करोगे? सेम, पहला प्रोविजन सेम है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड। थर्ड प्रोविजन सेम है, 10 लाख रुपीज। दूसरा प्रोविजन है उसमें चेंज है, उसमें क्या करना है? एएमएस एवरेज मंथली सैलरी मल्टीप्लाई में क्या करोगे? हाँ जी, 15 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई में क्या करोगे? कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। यहां पे एवरेज मंथली सैलरी कैसे निकालोगे? बेटा जैसे सैलरी आपने एचआरए में निकाली थी, सेम एज एचआरए, बेसिक पे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बस ये बात यहां पे ध्यान रखें कि जो यहां पे हमें एवरेज मंथली सैलरी लेनी है वो हमें 10 महीने की सैलरी लेनी है। और 10 महीने की सैलरी का यहां पे ये मतलब है कि जिस महीने वो रिटायर हुआ है उस महीने को इग्नोर कर दो। उस महीने को इग्नोर कर दो। बोलो बेटा मेरे साथ, उस महीने को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। और पीछे वाले 10 महीने आपको लेने, उसकी आपको एवरेज निकालनी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास पेंशन। पेंशन में क्या होगा? कंप्यूटेड होगी और अनकंप्यूटेड होगी। अगर अनकंप्यूटेड पेंशन है तो बेटा वो फुल्ली टैक्सेबल है। वो क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। तो आपके क्वेश्चन में बता रखा होगा ऑल एम्प्लॉयज के केस में फुल्ली टैक्सेबल है। कई बच्चों को डाउट है यहां पे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट। ना बेटा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो भी फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल, जोर से बोलो बेटा 3 बार, फुल्ली टैक्सेबल, याद रहेगा। अगर कंप्यूटेड पेंशन है तो उसमें आपको ये चेक करना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या एनी अदर एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्ट, और अगर एनी अदर एम्प्लॉय है तो आपको ये चेक करना है कि उसे ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है या नहीं। अगर उसे ग्रेच्युटी मिली है तो प्रोविजन अलग है, और अगर उसे ग्रेच्युटी नहीं मिली तो प्रोविजन अलग है। बात समझ में आ रही है? अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 फुल कंप्यूटेड का क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। और अगर ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है तो हाफ ऑफ द फुल कंप्यूटेड इज एग्जम्प्ट, तो आधा पैसा एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। तो एग्जामिनर इसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है?
देखो बेटा, लीव सैलरी का जो पॉइंट है वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। लीव सैलरी का पॉइंट क्या है? छुट्टियों के अगर आप पैसे लेते हो तो कितना पैसा आपका एग्जम्प्ट किया जाएगा? यहाँ पे 4 लिमिट है, 4 में से जो मिनिमम होगा वो पैसा आपका एग्जम्प्ट होगा। तो लीव इनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरा आपको क्या करना है? एएमएस। एएमएस का मतलब एवरेज मंथली सैलरी, और उसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से। उसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से। फिर आपको क्या करना है? अनअवेल्ड लीव निकालनी है। क्या निकालनी है? अनअवेल्ड लीव निकालनी है, और उसे मल्टीप्लाई किससे करना है? हाँ जी, अनअवेल्ड लीव को किससे मल्टीप्लाई करना है? एएमएस से, एवरेज मंथली सैलरी से। और चौथा पॉइंट है 3 लाख रुपए। अभी तक आपने देखा होगा ग्रेच्युटी में कितना था? 10 लाख, पर यहां पे कितना है? 3 लाख। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला प्रोविजन है लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड, दूसरा प्रोविजन है एएमएस मल्टीप्लाई में 10, तीसरा प्रोविजन है अनअवेल्ड लीव मल्टीप्लाई में एएमएस एवरेज मंथली सैलरी, और चौथी लिमिट है 3 लाख की। जो इन चारों में से कम आएगा वो पैसा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल कैसे निकलता है आपको पता ही है, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे ध्यान रखें अनअवेल्ड लीव कैसे निकलेगी। जो क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड बता रखा होगा वो छुट्टी ले सकता है, तो टोटल लीव इंटाइटल माइनस में क्या करेंगे आप लोग? कितनी उसने छुट्टियां ले ली। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपको 1.5 महीने की 1 साल में छुट्टी अलाउड थी, और आपने वहां पे जॉब कितने साल की है? 20 साल 6 महीने। तो बेटा मंथ को इग्नोर करना है। यहां पे कंप्लीट ईयर कितने हैं? 20 साल, 20 से मल्टीप्लाई होगा, 30 महीने की छुट्टी आ जाएगी आपकी। कितनी छुट्टियां ले चुके हो वो माइनस होगा, बैलेंस आ जाएगा अनअवेल्ड लीव, जो छुट्टियां आपने नहीं ली। एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहता है 1 महीने से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिल सकती। तो अगर 20 साल काम किया है तो कितने महीने की छुट्टी? 20 महीने की। और ये अगर 14 महीने है तो ये भी आपका यहाँ पे 14 ही महीने होगा। ये दोनों हमेशा सेम होगा, ये दोनों हमेशा आपका सेम रहेगा। बैलेंस आपके पास 6 मंथ आ जाएगा। तो विच एवर इज लोअर? 6 मंथ। तो अनअवेल्ड लीव कितना आ गया? 6 मंथ, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे? एएमएस एवरेज मंथली सैलरी। समझ में आया बेटा? मैं परक्विजिट्स के अंदर बताने जा रहा हूं, और मैंने पहले भी बोला कि ये पीडीएफ फाइल आप लोगों को नहीं मिलेगी, तो प्लीज ध्यान रहे कि सर हमें क्या करना है? खुद से, हमें खुद से ये चार्ट बनाने हैं। सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हो? जिससे बेटा कि आपकी मेमोरी में रह जाएं ये बातें। ठीक है ना? आप खुद से बनाओगे तो आपकी मेमोरी में रहेगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन देखो जी क्या है। सर या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय होगा। बेटा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है और उसका घर क्या है? अनफर्निश्ड है, तो उस केस के अंदर आप गवर्नमेंट की लाइसेंस फीस ले लोगे। जो गवर्नमेंट की क्या होगी? लाइसेंस फीस, वो आपको लेनी है। अगर वो घर क्या होगा? फर्निश्ड। कैसा घर होगा? फर्निश्ड घर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप है। हमारे पास यहाँ पे कितने स्टेप हैं? 3। पहला ये है कि आप एज्यूम कर लो कि वो घर क्या है? अनफर्निश्ड है। दूसरा 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। और तीसरा अगर मान लो आपके एम्प्लॉयर ने कुछ हायर करके दिया है आपको, कई बार होता है ना हमें एसी लगा के दे दिया, ठीक है, और उसके हायर चार्जेस कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो भी लेंगे। तीनों को प्लस करोगे, जितना पैसा आएगा सारा का सारा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अगर बेटा प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा? घर या तो अनफर्निश्ड मिला होगा या तो घर फर्निश्ड मिला होगा। बेटा अगर घर अनफर्निश्ड मिला है तो या तो एम्प्लॉयर का खुद का होगा, या तो उसने लीज पे लिया होगा, या तो उसने रेंट पे लिया होगा। अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो वहां की पॉपुलेशन चेक करेंगे। अगर वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख तक है, अप टू कितनी है? 10 लाख, तो 7.5% ऑफ सैलरी। और अगर वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और कहां तक है? 25 लाख तक, तो कितना? 10% ऑफ सैलरी। और अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। तो ये आपको याद करना है। याद करने की शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे क्या है? आप ये याद कर लो कि अगर 10 लाख से ज्यादा होगी और 25 लाख तक होगी तो 10% है, और अगर इसके नीचे वाला होगा तो 7.5, और अगर 25 से ज्यादा होगा तो 15%। तो कितना होगा? 15%। और अगर उसने लीज पे लिया है
तो रेंट पेड या जितनी वो लीज उसकी पे कर रहा है, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, वो ले लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? सर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय होगा तो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पढ़ के देखेंगे कि अनफर्निश्ड घर है या फर्निश्ड है। सर हमें कैसे पता लगेगा फर्निश्ड घर है? तो बेटा अगर वो आपको कुछ फर्निश्ड चीजें देता है, आपको सोफा मिल रहा है, वहां पे फैन मिल रहा है, एसी मिल रहा है, तो आपको पता, फर्नीचर अगर आपको अवेलेबल है घर के अंदर तो आपको पता लग जाएगा फर्निश्ड घर है। बात समझ में आ रही है? वैसे क्वेश्चन में लिखा होगा। तो अगर वो घर क्या है, अनफर्निश्ड है, तो पहले क्या चेक करोगे, एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने लीज या रेंट पे लिया है। अगर उसके खुद का घर है तो क्या करोगे सर, वहां की पॉपुलेशन चेक करेंगे, और अगर उसने लीज या रेंट पे लिया है तो कितनी लीज वो पे कर रहा है, और 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, वो आप लोगे। बेटा अगर फर्निश घर हुआ, दोबारा से वही सेम 3 स्टेप जो आपने पहले यहां पे एज्यूम किया था, तो यहां पे एज्यूम कर लेंगे कि वो घर अनफर्निश्ड है, और अनफर्निश्ड करने से वहां की पॉपुलेशन चेक कर लेंगे, अगर एम्प्लॉयर का खुद का होगा और अगर लीज पे होगा तो ये 2 लिमिट चेक कर लेंगे। अगेन 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर आ जाएगा, और अगर कुछ हायर चार्जेस के पैसे हैं तो वो भी प्लस कर दिया जाएगा। तीनों मिला के जो अमाउंट आएगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे जो रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर सैलरी का स्पेशल मीनिंग है, सैलरी का क्या है, स्पेशल मीनिंग, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पे ये एक स्पेशल मीनिंग है रेंट फ्री एकोमोडेशन का, तो मैंने एक फुल फ्लैश चार्ट बनाया है, क्योंकि पूरे सैलरी चैप्टर के अंदर एक पंगा है और बच्चा परेशान है। क्या परेशान है सर, एचआरए के अंदर सैलरी का अलग मीनिंग, लीव सैलरी में अलग मीनिंग है, ग्रेजुटी में अलग मीनिंग है, और रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर अलग मीनिंग है। तो बेटा ये वाला चार्ट मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये वाला चार्ट आप बना नहीं पाएंगे, आपको कम टाइम मिलेगा। बाकी अगर आपको लगे कि कोई चार्ट और सेंड करना है तो वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है ना, ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का चार्ट देखेंगे, उसके अंदर स्पेशल मीनिंग क्या है सैलरी का। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी का मीनिंग कैसे निकलेगा, बेसिक पे आपको लेनी है, प्लस आपको डीए करना है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस आपको कमीशन लेनी है, प्लस आपको बोनस लेना है, प्लस आपको अलाउंस लेने। अलाउंस कहां तक लेने, टू द एक्सटेंट टैक्सेबल, जितना पैसा टैक्सेबल है, प्लस आपको फीस लेनी है, प्लस आपको एनी मॉनेटरी पेमेंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स, वो आपको लेना है, और कोई भी कैश में पेमेंट हो, कोई भी कैश में पेमेंट हो, उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, वो यहां पे शामिल होगा। रोकड़ा मतलब होता है बेटा कैश, तो अगर कोई भी कैश में पेमेंट है वो यहां पे ली जाएगी। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, बेसिक सैलरी आएगी, डीए आएगा, कमीशन आएगी, कमीशन सारी लेनी है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर भी लेनी है, और अगर कोई कमीशन आपकी फिक्स परसेंटेज है तो वो कमीशन भी लेनी है। यहाँ पे ऑल कमीशन लेनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे चार्ट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी आपको, कि कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर भी है और कमीशन फिक्स परसेंटेज भी है, मतलब सारी कमीशन लेनी है। यहाँ पे बोनस लेना है, अलाउंस लेना है, अलाउंस के अंदर क्या एचआरए भी आएगा, यस एचआरए भी इसके अंदर आएगा, फीस भी आएगी, एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट आएगी, कोई भी कैश में पेमेंट या उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, तो ये सैलरी निकलेगी। ऐसी बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर क्या सैलरी लेनी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, ग्रेजुटी के अंदर क्या सैलरी लेनी है वो भी यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, हर चीज के अंदर यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है। तो ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। यहाँ पे ग्रेजुटी वाला भी बताया हुआ है, और नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रेजुटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता रखी है, ठीक है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं प्रोविडेंट फंड। ये मैं स्पेशली आप ही लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जो बच्चे सीएस जून 2017 में पेपर देने जा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे मैंने कोई स्पेशली नोट्स नहीं तैयार कर रखे इसके लिए, मैं जो पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही आपकी रिवीजन करा रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान से देखना है। प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो यहाँ पे पैसा स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड में भी डाला जा सकता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर भी, और यूआरपीएफ के अंदर भी, और पीपीएफ के अंदर भी आप लोग पैसा डाल सकते हैं। एम्प्लॉयर जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, अगर स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला गया है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। अगर
अगर एम्प्लॉय ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो ये पैसा टैक्सेबल होगा और 80C के अंदर उसको इसकी डिडक्शन मिलेगी और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फुली एग्जम्प्ट होगा। अगर आरपीएफ में पैसा डालते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। एम्प्लॉयर जितना भी पैसा डालेगा वो 12% तक उसकी सैलरी का क्या होगा, एग्जम्प्ट, और एम्प्लॉय ने जो पैसा डाला वो टैक्सेबल होगा। हाँ, उसको 80C के अंदर इसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन, इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जम्प्ट होगा। तो बस यही एग्जाम में आएगा इस चीज के रिगार्डिंग, और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, ये बच्चों ने पूछा था कार वाला, तो मोटर कार का भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और इसकी मैं रिवीजन नहीं करा रहा, आप यहीं से कर लेंगे। बस मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कार किसकी हो सकती है, एम्प्लॉयर की भी हो सकती है, कार आपके एम्प्लॉयर की भी हो सकती है और कार एम्प्लॉय की भी हो सकती है। वन कार की अलग ट्रीटमेंट है, वो कार ऑफिस यूज भी हो सकती है और पर्सनल यूज भी हो सकती है और मिक्स यूज भी हो सकती है। अगर वो ऑफिस यूज होगी तो वो परक्यूसिटी नहीं है, और अगर वो प्राइवेट यूज होगी, आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो जितना भी उसका रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर ने पे किया है वो लिया जाएगा, और ड्राइवर की सैलरी ली जाएगी, और उसका डेप्रीसिएशन लिया जाएगा 10% कॉस्ट ऑफ कार। आ गई जी बात समझ में, उसमें से लेस कर दिया जाएगा अगर कुछ पैसा आपसे रिकवर कर लिया जाता है। बाकी मिक्स यूज के अंदर हम कार की कैपेसिटी चेक करते हैं कि कार आपका जो है 1.6 अप टू 1.6 लीटर है या 1.6 लीटर से ज्यादा का है, तो इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी चेक की जाती है। तो एक बार इसे गो थ्रू कर लेना, ये भी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो सैलरी चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था सैलरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला हम लोगों ने इंटरटेनमेंट अलाउंस किया था। नंबर 2 प्रोफेशनल टैक्स हम लोगों ने किया था। मैं सेक्शन नहीं बता रहा, सेक्शन की आपको इतनी जरूरत है नहीं, ठीक है जी। नंबर 3 हमने किया था एचआरए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नंबर 4 ग्रेजुटी आपके एग्जाम में आ सकती है। नंबर 5 पेंशन। नंबर 6 लीव सैलरी। नंबर 7 रेंट फ्री एकोमोडेशन। नंबर 8 पीपीएफ। नंबर 9 मोटर कार। नंबर 10 मैं बताने जा रहा हूं, नंबर 10 आपका जो परक्यूजिट्स के रिगार्डिंग है, तो नंबर 10 जो है वो आपका परक्यूजिट्स के रिगार्डिंग है। कुछ परक्यूजिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, और वो परक्यूजिट्स कौन सी हैं वो मैं बताता हूं आपको कि कौन सी परक्यूजिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो परक्यूजिट्स 2 होती हैं, एक परक्यूजिट टैक्सेबल होती है, दूसरी परक्यूजिट टैक्स फ्री होती है। जो टैक्सेबल होती हैं वो ऑल एम्प्लॉयज के केस में और कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में, जिसमें मोटर कार हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, जिसके पास 20% वोटिंग पावर होती है, अप टू 20% वोटिंग पावर और मोर। और तीसरा क्या था कि उसकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आज की डेट में सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि सबकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा होती है साल के अंदर। ऑल एम्प्लॉयज में रेंट फ्री एकोमोडेशन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, चलते चलते बस मैं सैलरी के अंदर जो 10th पॉइंट था इंपॉर्टेंट वो आपको बताने जा रहा हूं। यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट परक्यूसिट है, और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कि आप लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, या आपका फैमिली मेंबर लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज कर रहा है, तो उसका जो बेनिफिट है वो नील ट्रीट किया जाएगा। पर अगर एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है जो लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, जैसे वीडियो कैमरा है, ठीक है जी, तो उस केस के अंदर 10% ले लिया जाएगा उसका, और द अमाउंट ऑफ रेंट और चार्जेस पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर एज द केस में भी। तो बेटा 10% कॉस्ट का मतलब क्या है, जो भी उसकी कॉस्ट होगी उसका कितना ले लिया जाएगा, 10% ले लिया जाएगा। अगर ट्रांसफर की बात आती है, मतलब ट्रांसफर का मतलब यहां पे क्या है, सेल कर दी। एम्प्लॉयर ने आपको लैपटॉप क्या कर दिया, सेल कर दिया। अगर एम्प्लॉयर ने आपको लैपटॉप सेल कर दिया तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा कितना %, 50% डेप्रीसिएशन चार्ज होगा।
और बेटा मैं इसे 5 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है। तो आपके एग्जाम में आएगा लैपटॉप और वो एम्प्लॉयर ने सेल कर दिया है, तो आप उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। पर ध्यान रहे, डेप्रीसिएशन चार्ज कैसे होगा? जिस दिन कंपनी ने वो एसेट खरीदी थी, वो लैपटॉप परचेज किया था, उस दिन से लेके कहां तक, जिस दिन आपको सेल किया है। और इसमें क्या करना है, कंप्लीट ईयर लेने, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक कंप्लीट ईयर लेने। अगर पार्ट ऑफ द मंथ आता है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। अगर 3 साल 2 महीने आ रहा है, 3 साल 1 महीने आ रहा है, 3 साल लिया जाएगा। 2 साल 6 महीने आ रहा है, 2 साल लिया जाएगा। तो 2 साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 50% WDV। 50% WDV का मतलब कि अगर 5 लाख रुपए की वैल्यू है तो पहले 5 लाख का 50% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसके बाद उसका 50% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और ये देखेंगे कि आपको कितने में मिला। आपको मिला 2 लाख में और वैल्यू निकल के कितने की आ रही है? 2.5 लाख रुपए की। तो आपको कितने का बेनिफिट मिल गया? 50,000 रुपए का। तो वो पैसा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अगर वो मोटर कार है तो 20% WDV के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर एनी अदर एसेट है तो 10% SLM। ये ध्यान रहे, 10% SLM यहां पे। तो अगर वीडियो कैमरा है तो उसके अंदर 10% SLM लगेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बार जो डेप्रिसिएशन लग गया वो चिपक गया, मतलब कि अगर एक बार 50,000 तो हर साल 50,000। थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ये सारे जो परक्यूजिट्स हैं वो आप कर लेंगे। तो सैलरी के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।